बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज हम इंतहाई दो अहम तरीन इशूज़ पर बात करेंगे। पहले हम पोस्टमार्टम करेंगे आला तरीन अदलिया में मौजूद 8 जजेस की मौजूदगी का जो मुसलसल तनाज़ात का शिकार हो रहे हैं और इनसे मुतालिक अहम तरीन फैसले हो चुके हैं। वो ये मामला क्या है, और इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन समेत जहां भी विजिट किया और इवन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी एक चीज़ कही, वो ये थी कि बैरूनी और अंदरूनी अनासिर के गठजोड़ है वो बेनकाब हो चुका है। इसलिए इसके तमाम जो फैसिलिटेटर्स हैं या जो भी इसमें 9 मई के मामलात में मुलविस हैं या सहूलतकार हैं या मतलब उनका किसी भी लिहाज से कोई भी उनका हाथ है, उनके खिलाफ भरपूर और सख्त तरीन कार्रवाई होगी। नाज़रीन, इस बैरूनी और अंदरूनी गठजोड़ का जो मामला है ये इंतहाई ध्यान तलब और गौर तलब है, और मैं चाहता हूं कि आज ज़रा हम इस पर तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम चलते हैं अपना सुप्रीम कोर्ट की तरफ। तो इससे पहले मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि अगर आपको हमारा वीलॉग पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका सब्सक्राइब करना और शेयर करना और लाइक करना हमारे लिए इंतहाई अहमियत का हामिल होता है। नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि आपको पता है कि आज ऑडियो लीक्स के केस की समाअत थी, जो बमुश्किल 1 मिनट या 1.5 मिनट तक भी नहीं चली, और इस 1-1.5 मिनट में भी जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस थे वो जो पांच रुकनी बेंच था वो शदीद दबाव का शिकार था। और इस कदर जो है वो दबाव था कि जब उनके सामने पहले तो चलो उन्होंने जो हुकूमत की तरफ से ऑडियो लीक्स के हवाले से जो एक एप्लीकेशन मूव की गई थी उसको रजिस्ट्रार ने एतराज़ात के साथ वापस कर दिया, लेकिन सबसे भारी तरीन जो चीज़ इनके सर पे हथौड़ा बन के गिरी वो थी ऑडियो लीक्स कमीशन का जवाब, जो अपने आप में इंतहाई अहमियत का हामिल है। ऑडियो लीक्स कमीशन ने इस हवाले से सीरियस तरीन एतराज़ात उठाए थे। उन्होंने सबसे पहले उन्हीं 3 जजेस पर एतराज़ उठाए थे जिन पर हुकूमत ने एतराज़ उठाए थे, जिनमें चीफ जस्टिस मरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब शामिल थे, क्योंकि ये वो 3 जजेस हैं जो ऑडियो लीक्स में बराह रास्त जिनका यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर बाज़ नज़र में देखा भी जाए तो इस चीज़ को किसी इखलाकी तौर पर भी इनको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए था, खुद ही रिक्यूज़ कर जाना चाहिए था, लेकिन इनमें शायद इतनी इखलाकियात नहीं थी, या शायद फिर अपना अंजाम को और ज़्यादा तेज़ी से करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट थी या जवाब था, उसमें कहा गया कि आईनी दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। इंक्वायरी कमीशन ने 5 रुकनी बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार पर भी एतराज़ करते हुए कहा कि बेंच की तश्कील का मामला जजेस कमेटी के सामने नहीं रखा गया। बेहतर होगा जजेस कमेटी की जानिब से बेंच की तश्कील तक 5 रुकनी बेंच की समाअत मौखर कर दी जाए। इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि कमीशन को सुने बगैर उसकी कार्रवाई रोक दी गई। मुबैना ऑडियो लीक्स के दीगर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, न ही कमीशन पर एतराज़ उठाया। कमीशन ने आर्टिकल 209 पर अपना मौक़िफ़ पहले इजलास में ही वाज़े कर दिया था और वाज़े तौर पर कहा था कि इलेक्शन की कमीशन की कार्रवाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई न समझा जाए। मज़ीद ये भी कहा गया कि सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दायर की। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ये केस न सुने। ज़ाती मफादात से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। इंक्वायरी कमीशन का कहना है कि कमीशन को ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी में कोई ज़ाती दिलचस्पी नहीं है। कमीशन की जिम्मेदारी कानून के तहत दी गई है। कमीशन आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। कमीशन यकीन दिलाता है कि फरीकैन के उठाए गए एतराज़ात को सुना और उन पर गौर किया जाएगा। सहाफ़ी क़य्यूम सिद्दीकी और ख्वाजा तारिक रहीम कमीशन में पेश होने के लिए तैयार हैं। जजेस का जो है वो हलफ है कि वो आइन और कानून के मुताबिक फ़राइज़ अदा करेंगे। जवाब में ये भी कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 6 दरख्वास्त गुजारों बशमुल ख्वाजा तारिक रहीम ने भी दरख्वास्त दाखिल की, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए कि ये दरख्वास्तें 184(3) के तहत काबिल समाअत नहीं है। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के खिलाफ
चैम्बर अपील के समाअत के बगैर ही मुकदमा 8 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर किया गया और 8 रुकनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के कानून पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। कमीशन का कहना है कि वो आवाम का पैसा बचाने के लिए अपना वकील नहीं कर रहे और दरख्वास्त है कि सेक्रेटरी के ज़रिए खुली अदालत में ये जवाब पढ़कर सुनाया जाए। कमीशन अदालत को यकीन दिलाता है कि कार्रवाई में तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे। तो नाज़रीन, इसके बाद आप मुझे बताएं कि क्या ये टिक पा सकते थे वहाँ पर। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर, क्योंकि टाइम की बहुत कमी होती है तो मामला को लंबा नहीं खींचते, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। मैं एक बार फिर वाज़ेह करता चलूँ कि पहले मरहले में 8 में से 4 जजेस को फारिग किया जा रहा है, जिनमें चीफ जस्टिस नम्रता बंदयाल और एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी शामिल हैं, जबकि 2 जूनियर जो जजेस हैं जिनका तकर्रुर या जिनकी एलिवेशन खिलाफ ज़ाब्ता या मेरिट के असूलों से हटकर हुई है, उनके मामले को भी किसी आईनी दरख्वास्त के ज़रिए सुना जाएगा। और बाकी जो दीगर 8 रुकनी जो ये एक चंडाल चौकड़ी है, तो इस चंडाल चौकड़ी का यही एक इलाज है कि जिस तरह कहा जाता है कि ग्रेट रीसेट जो डॉक्ट्राइन है उसके मुताबिक अदलिया में भी अब रीसेट किया जाएगा, क्योंकि अदलिया का जो फंक्शनल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, उसमें बहुत ज़्यादा वायरस आ चुका है और उसकी प्रोग्रामिंग ख़राब हो चुकी है। तो इसलिए लाजमी है कि अदालतों में या निज़ाम अदल में जो है वो जो ग्रेट रीसेट डॉक्ट्राइन है उस पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। ताहम पहले मरहले में 8 जजेस जाया चाहते हैं, कुछ भी हो जाए। देखो नाज़रीन, मैं आपसे एक बात खुल के कहता हूँ कि यार ये वही चीफ जस्टिस है ना जिसने 14 मई के मामले को कहा था कि 14 मई तो इंतखाबात होंगे तो होंगे, 14 तारीख तो 14 तारीख, बस बात ख़त्म। तो 14 तारीख गुजर गई और फिर आपने कहा कि हमारी जजमेंट प्रिवेल करती है, तो कर रही है। तौहीन अदालत हुई, हो गई। तो क्या आपने तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग की? क्या आपने काबीना को, वज़ीर आज़म को या किसी को भी नोटिस जारी किया? आप कर भी नहीं सकते थे, इसलिए कि आपके पिछले तमाम कारनामे आपको दिखा दिए गए हैं, आपको बता दिए गए हैं और आपको ये भी बता दिया गया है कि अगर आप रिटायरमेंट तक बंदे बन के चलेंगे तो बात सीधी है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो इसलिए पहले ये कहा गया है कि जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का इलाज किया जा रहा है और जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का जो मामला है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रेफ़र कर दिया गया है और उसका रिव्यू किया जा रहा है। तो बहरहाल इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे कहा कि जो है वो जो जा रहे हैं उनमें जस्टिस शाहिद वहीद और हसन रिजवी भी शामिल हैं और वो जजेस जिनके रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मौजूद हैं उनको भी फारिग किया जाएगा। नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट की तरफ, जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से। अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोयटा गैरिजन और जिन गैरिजन्स का 9 मई के बाद विजिट किया है, वहां पर उन्होंने बरमला कहा कि बैरूनी और अंदरूनी अनासिर के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया गया है और इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा गठजोड़ था। नाज़रीन, पिछले चंद महीनों में आपने देखा होगा कि फवाद चौधरी, जुल्फी बुखारी, शाह महमूद कुरैशी, शीरी मज़ारी और असद उमर मुतवातिर मगरबी ममालिक के सफारत खानों के चक्कर काट रहे थे। कहीं वो पर्चियाँ फेंक रहे थे, कहीं वो लिफाफे फेंक रहे थे, कहीं वो ख़त फेंक रहे थे और कहीं आखिर में ये हुआ कि उन पर मगरबी ममालिक के सफारत खानों के दरवाजे खुल गए और फिर उन्होंने जाके और जी भर के और खुल के पाकिस्तान की जो है वो रुसवाई और बदनामी की और वहाँ पर उनको बताया कि यहाँ पर तो हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है और हम बहुत मजलूम हैं और हम जैसा मजलूम कोई नहीं है। तो इसके अलावा इस गठजोड़ का अगर आप देखें तो मगरबी सफारतकारों ने पीटीआई के साथ एक अच्छी खासी हमदर्दी का इजहार किया
اور اس کے علاوہ اب وہاں پر نہ جانے کتنی سازشیں کی گئیں، اور اس کے علاوہ یورپین یونین کے ساتھ کے جو آفس ہے وہاں کا بھی باضابطہ طور پر وزٹ کیا گیا، اور وہاں پر بھی پاکستان کی جتنی ذلت اور رسوائی کے الزامات عائد کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے، اور ان سب سے زیادہ جو انہوں نے گندگی کی وہ کی امریکی اور برطانوی سفارت خانوں میں، ایمبیسیز میں اور کونسلیٹس میں، اور وہاں پر جا کے انہوں نے پاکستان کے وقار کو بری طرح مجروح کیا۔ یہی نتیجہ ہے کہ جو ہے وہ اپنا IMF نے پاکستان کے ساتھ جو ابھی جو کرنٹ جو ان کا چل رہا ہے اپنا قرض کا جو سسٹم چل رہا ہے، یا جو کرنٹ پروگرام ہے، اس کو منسوب کر دیا ہے PTI کے ساتھ۔ کسی بھی طریقے سے آپ پاکستان میں سیاسی استحکام لے آئیں، PTI کے ساتھ مذاکرات کریں۔ تو بہرحال معاملات تو جس طرح ہیں سو ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ PTI نے امریکہ میں لابنگ فارمز ہائر کر کے کروڑوں ڈالر خرچ کیے ہیں، اور کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد یہ مسلسل آپ کی اسکرین پر جو ہے وہ امریکن کانگریس مینز کے تصاویر اور ان کے نام اور سب چیزیں چل رہی ہیں، اور آخر میں آپ دیکھیں گے تو زلمے خلیل زاد کا بھی وہ چلے گا یا آ رہا ہوگا، اس کا ایک ٹویٹ بھی آئے گا۔ تو یہ جتنے بھی یعنی 66 کانگریس مینز جو ہیں امریکن جو ہے وہ ایوان بالا کے، انہوں نے جو ہے وہ بلنکن کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں بدترین انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور یہاں تک کہ جو ہے وہ انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو بھی اس طرح کا خط لکھا ہے، PTI نے لکھا ہے، اور جو 66 کانگریس مین سے لکھا ہے انہوں نے باقاعدہ ان کو کہا ہے کہ پاکستان میں موجود جو امریکی سفیر ہے اس کو پابند بنایا جائے کہ وہ یومیہ کی بنیاد پر پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک مفصل رپورٹ ارسال کرتا رہے۔ تو ناظرین، یہ جتنے بھی 66 کانگریس مینز ہیں ان میں سے اگر آپ جو ہے وہ گزشتہ روز اس حوالے سے گزشتہ روز ایک پروگرام بھی ہوا تھا، اور اس پروگرام میں جو چیزیں مطلب جو معاملات سامنے آئے اس سے ہٹ کر اگر ہم بات کریں تو یہ جو 66 کانگریس مینز ہیں ان میں سے جو ہے وہ مطلب بہت زیادہ جو کانگریس مینز ہیں وہ یا تو اسرائیل کے حامی ہیں، زیادہ تر اسرائیل کے حامی ہیں اور انڈیا کے حامی ہیں، اور ان میں انڈینز بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو اینٹی چائنا ہیں، یعنی ان 66 اراکین میں سے زیادہ تر اینٹی چائنا ہیں اور سی پیک کے سخت ترین مخالف تصور کیے جاتے ہیں۔ جس طرح زلمے خلیل زاد کا میں کہتا ہوں کہ وہ بنیادی طور پر یہودی ہے، جس طرح عمران خان مطلب یہودیوں کا ایجنٹ ہے۔ اب میں تو باقی اب میں کیا کہوں، جو حقائق سامنے آتے ہیں اس کو دیکھ کر ہی ہم بات کرتے ہیں۔ جس طرح جو ہے وہ فری میسنری یا الومناتی کا یوں سائن کر کے بتاتا ہے تو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد پھر کیا کسر رہ جاتی ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل کا جو لوگو ہے اس کا جو ستارہ ہے اس ستارے کو، اور الومناتی کا جو یا فری میسنری کا جو لوگو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ الومناتی ہے۔ اگر آپ ان کی گولڈ سمتھ فیملی کو دیکھیں گے تو بھی آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ گولڈ سمتھ فیملی یعنی جمائمہ خان کی جو فیملی ہے اس کا پورا تعلق فری میسنری اور جو ہے وہ ان سے ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو ان کو پاکستان سے بہت زیادہ معاملات ہیں، ان کو پاکستان سے بہت زیادہ ایشوز ہیں، ان کو ایشوز ہیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے، ان کو ایشوز ہیں جو ہے وہ سی پیک سے، ان کو ایشوز ہیں پاکستان کے سعودی عرب اور عرب یعنی خلیجی ممالک اور چائنا اور روس کے ساتھ جو بڑھتے ہوئے تعلقات پر، اور ان کو شدید تحفظات ہیں روس سے تیل کی خریداری پر، اور ان کو شدید تحفظات ہیں پاک ایران تعلقات میں بہتری پر۔ تو اس لیے یہ کانگریس مینز ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور ادھر جمائمہ خان اور بابر اوان اور عمران خان کے بیٹے وہ برطانیہ میں پورا زور لگا رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان کو
یا تو محفوظ کیا جائے یا تو نکالا جائے، اور دوسری طرف فوج کے اندر ایک لابنگ ہو رہی ہے جنرل فیض کی طرف سے۔ خیر اس کو اس جو ایک سلسلہ تھا اس کو توڑ دیا گیا ہے، جو ایک چین بنی تھی بغاوت کی اس کو توڑ دیا گیا ہے، اس کو تہس نہس کر دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اب وہاں پر تو کچھ نہیں بچا سوائے جنرل فیض کے خالی ہاتھوں کے، اور جنرل فیض کے اوپر جو بدترین الزامات عائد کیے جا چکے ہیں ان کے۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بیرونی مداخلت ہے اس کا کس طرح سے بھرپور جواب دیا جاتا ہے اور دیا جانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔